तो शुरू करते हैं वहीं से जहां से हमने पिछली वीडियो रोकी थी। फ्रीक्वेंसी कंटेंट पैरामीटर कहते हैं द डायनामिक रिस्पांस ऑफ स्ट्रक्चरल सिस्टम्स फैसिलिटीज एंड सॉइल इज वेरी सेंसिटिव टू द फ्रीक्वेंसी कंटेंट ऑफ द ग्राउंड मोशंस। ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर का कहते हैं कि स्ट्रक्चरल सिस्टम का जो डायनामिक रिस्पांस है वो आपके पास वेरी सेंसिटिव टू द फ्रीक्वेंसी कंटेंट ऑफ द ग्राउंड मोशन। ठीक है, कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। फ्रीक्वेंसी आपको अच्छी तरह पता है कि मिसाल के तौर पर एक सेकंड में कितनी साइकिल्स रिपीट होती है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी कंटेंट डिस्क्राइब्स हाउ द एम्पलीट्यूड ऑफ अ ग्राउंड मोशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, कि आपके पास एम्पलीट्यूड है एक सर्टेन ग्राउंड मोशन का, तो वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में the frequency content strongly influences the effects of the motion। फ्रीक्वेंसी मेरा ख्याल आपको समझ आती है, अगर नहीं आती तो मैं आपको एक बात समझा दूं आसानी से कि आप अगर एक साइकिल का टायर लें, ठीक है, और पेडल आप घुमाएं, आप उनमें से किसी एक तार को, जो साइकिल के टायर की तारें होती हैं उनमें से किसी एक तार को कोई एक कलर दे दें। फॉर एग्जांपल आपने रेड दे दिया, ठीक है, और आप पेडल को आहिस्ता घुमाते हैं, तो वो आपका जो वो रेड वाली तार थी वो जिस पॉइंट से शुरू हुई और वो पूरा एक चक्कर काट कर वापस उस पॉइंट पर आई, तो ये आपके पास उसकी एक साइकिल है। ठीक है, अब आप स्लोली स्लोली पैडल घुमाएंगे तो वो तार स्लोली स्लोली वापस अपनी जगह से घूमेगी। ठीक है, अगर आपने स्पीड से घुमाया पैडल तो वो तार बहुत ज्यादा स्पीड से एक सेकंड में उसके वो चक्कर ज्यादा होंगे। ठीक है, तो दिस इज फ्रीक्वेंसी कि कितनी स्पीड में वो बार बार आ जा रही है। Thus, the characterization of the ground motion cannot be complete without considering its frequency content। ठीक है, तो कहते हैं ग्राउंड मोशन को आप करेक्टराइज कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि तब तक आपको समझ नहीं आएगा जब तक आप उसकी फ्रीक्वेंसी को भी नहीं समझ लेते। यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं कि एक टेक्निक है, मैथमेटिकल टेक्निक है जिसको कहते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म। कहते हैं इसको यूज करते हुए वी कैन फाइंड द फ्रीक्वेंसी कंटेंट ऑफ साइज्मिक वेव्स बाय शिफ्टिंग फ्रॉम टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन। अभी तक कहता है कि हमने जितनी भी बातें की, देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि हम टाइम डोमेन में रह के बात करते हैं। ठीक है, आपकी वर्टिकल एक्सिस पे एक्सेलरेशन होती है नॉर्मली, और आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम होता है, और इसको हम कहते हैं टाइम हिस्ट्री एनालिसिस। के टाइम के साथ साथ आपकी एक्सेलरेशन कैसे वेरी कर रही थी। इसी तरह आपका रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम था, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपकी जो टाइम थे वो था सेकंड्स में, और वर्टिकल एक्सिस पे आपके पास डिपेंड करता है कि स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन होती है। अच्छा जी, तो अब आपके पास कहते हैं कि हमें अगर फ्रीक्वेंसी कंटेंट को पढ़ना है तो फिर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म के जरिए से टाइम डोमेन से शिफ्ट कर जाते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ठीक है, कैसे शिफ्ट करते हैं, ऐसे शिफ्ट करते हैं। द प्लॉट ऑफ फोरियर एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज फोरियर एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये है आपके पास देखें वर्टिकल एक्सिस पे एक्सेलरेशन नजर आ रहा है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम, और ये जो आपके पास एक हार्मोनिक मोशन है नजर आ रहा है। देखें इसका मैग्नीट्यूड, देखें इस साइकिल का जितना मैग्नीट्यूड यहाँ पे है उतना ही मैग्नीट्यूड यहाँ पे है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, और आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये फंक्शन इसका अगर आप कहते हैं डिफाइन करें तो साइन 2 पाई इंटू 0.5 इंटू टी। ठीक है, इसमें कहते हैं कि ये जो आपके पास 0.5 है इस फंक्शन को डिफाइन करने में, ये आपके पास क्या है, कहते हैं ये आपके पास यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी है। पहले पढ़ लेते हैं। फोरियर एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मोशन एक्सप्रेसेस द फ्रीक्वेंसी कंटेंट ऑफ अ मोशन वेरी क्लियरली। ठीक है, क्या कहते हैं कि फोरियर एम्पलीट्यूड के स्पेक्ट्रम जो है, ये आपके पास जो फोरियर एम्पलीट्यूड का स्पेक्ट्रम है ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मोशन एक्सप्रेसेस द फ्रीक्वेंसी कंटेंट, कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। देखें तो यहाँ पे जो आपके पास देखें फ्रीक्वेंसी जो कि डोमिनेंट वो है, वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है, 0.5, यानी कि इस मोशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, वो 0.5 सेकेंड्स है। 0.5 हर्ट्ज, सॉरी नॉट सेकेंड्स, यानी कि 0.5 हर्ट्ज वो उसकी इसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, एक सेकंड में दो आपके पास वो चक्कर लगा रहे हैं। सही है, इसको आगे फर्दर एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये देखें, इस फंक्शन को जब आपने डिस्क्राइब किया तो इसका क्या फार्मूला है आपके पास, साइन 2 पाई इंटू 2t। अब कहते हैं यहाँ पे आपके पास जो प्रेडोमिनेंट फ्रीक्वेंसी है वो क्या है,
2 2 हर्ट्ज जो है तो वो इस मोशन की आपके पास फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो देखें जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है वैसे वैसे ये देखें ये 0 है और ये 5 है, तो 0 और 5 के दरमियान कितनी इसमें वेव्स आई हैं। ठीक है, और इसको अगर आप कंपेयर करें पिछली स्लाइड के तो यहाँ पे देखें ये 0 है और ये 5 है, इनके दरमियान देखें आपको सिर्फ 2 यहाँ पे वो नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो जब आपके पास एम्पलीट्यूड 4 टाइम्स आपने ज़्यादा किया तो ये 2 की जगह कितने हो गए, ये देखें ये गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10। ठीक है, तकरीबन 4 टाइम्स आप इसको लगा रहे क्योंकि वो 2.5 था तो 2.5 इंटू 4 10। तो ये देख लें इस तरीके से आपको ये वाला जो फोरियर एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम है ये शो करता है कि प्रीडोमिनेंट फ्रीक्वेंसी आपके पास इस मोशन की क्या है। सही है। अच्छा, ये आप देख लें ये आपके पास एक वो है मोशन है, ये देखें ऊपर गया फिर नीचे आया और फिर फर्दर नीचे आया फिर थोड़ा ऊपर गया फिर फर्दर ऊपर गया और मजीद ऊपर। ठीक है, तो ये पीक टॉप पे और ये पीक बॉटम पे और बीच में डबल मोशन है। ठीक है, एक डबल स्टेप है, तो कहते हैं एक स्टेप आपके पास उसका कहाँ पे आया 0.5 के ऊपर प्रीडोमिनेंट उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई और दूसरी फ्रीक्वेंसी आपके पास 2 पे। अच्छा, ऐसे रियल अर्थक्वेक होते नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए कि आप उसको कैसे फंक्शंस को डिफाइन करते हो और फोरियर ट्रांसफॉर्म में कैसे उसको आपके पास फोरियर एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम बनता है। सिमिलरली ये आपके पास देखिए एक इरेगुलर सा फंक्शन है। ठीक है, तो कहते हैं सम ऑफ साइन कर्व्स विद रैंडम फेज। तो जब आप इसको इस टाइम डोमेन से चेंज करते हो फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो आपके पास देखो इस किस्म का एक बन गया। तो यहाँ पे देखो आपके पास एक ये आ रहा है। ठीक है, कहाँ पे तकरीबन 0.75 के करीब। ठीक है, ये आपके पास प्रीडोमिनेंट फ्रीक्वेंसी आ रही है इस अर्थक्वेक की। So, it can be concluded that the ground motions can be expressed as a sum of harmonic, which is sinusoidal waves with different frequencies and arrivals. ठीक है, different frequencies को आपके पास हो सकती हैं हार्मोनिक वेव्स की, उनको आप सम करें और आपके पास ग्राउंड मोशन को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। द फोरियर एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम जो कि अभी पीछे आपने देखा इज कैपेबल ऑफ डिस्प्लेइंग दीज फ्रीक्वेंसीज, दैट इज द फ्रीक्वेंसी कंटेंट ऑफ द ग्राउंड मोशन। तो कहते हैं किसी भी ग्राउंड मोशन की प्रीडोमिनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है तो वो आपको फोरियर एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम से पता चल सकती है। तो ये था आपके पास टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्ट होने के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म। अगला टॉपिक है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक एंड एक्सेलरेशन ऑफ साइज्मिक वेव्स। ठीक है, अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड क्या है, किस तरीके से हम मेजर करते हैं, और एक्सेलरेशन ऑफ seismic वेव्स क्या है। कहते हैं several magnitude scales are widely used and each is based on measuring of a specific type of seismic wave in a specific frequency range with a certain instrument। ठीक है, कहते हैं कि आपके पास मुख्तलिफ किस्म के स्केल्स हैं जिनको आप यूज़ करते हैं वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ seismic वेव्स के लिए और स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, The scales commonly used in Western countries in chronological order of development are, कहता है कि आपके पास रेक्टर स्केल, ठीक है, लोकल मैग्नीट्यूड के लिए आप इसको यूज करते हैं। दूसरा है सरफेस वेव मैग्नीट्यूड के लिए, ये देखें ML लोकल, MS सरफेस, बॉडी वेव मैग्नीट्यूड के लिए MB फॉर शॉर्ट पीरियड एंड M कैपिटल B फॉर लॉन्ग पीरियड एंड मूवमेंट मैग्नीट्यूड विच इज MW और M। ठीक है, what does it mean when a statement is generally made that an X structural system has been designed for MW is equal to 10। ठीक है, कि आप मूवमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ 10 के लिए आप एक अर्थक्वेक एक स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हो, कहते हैं इसका क्या मतलब है। तो ये देखें MW को आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ये MW है मूवमेंट मैग्नीट्यूड और ये आपके पास अदर मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो कहते हैं कि ये डिफरेंट लाइंस हैं। ये वाली जो ब्लैक लाइन आपको नजर आ रही है डार्क वाली, ये है MS। MS आपके पास क्या था, ये देखिए नंबर 2 सरफेस वेव। ठीक है, ये जो आपके पास एक डार्क सॉलिड है ना, एक लाइट सॉलिड है ML, ये जो लोकल था या रेक्टर स्केल था। ठीक है, ये आपको शो कर रहा है लोकल या रेक्टर स्केल या मैग्नीट्यूड।
और ये एम बी, कैपिटल बी या स्मॉल बी आपके पास क्या था, ये देखें तीसरा बॉडी वेव मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर आपके पास मोमेंट मैग्नीट्यूड 7.5 है तकरीबन यहाँ पे, या ये जो डॉटेड लाइन है आपके पास, ठीक है। कहते हैं अगर मोमेंट मैग्नीट्यूड 7.5 है तो आपके पास बाकी मैग्नीट्यूड्स कितने होंगे। तो देखिए 7.5 पे आप इन तीनों लाइंस को काट लें और ये जो डॉटेड लाइन आपके पास जा रही है ये आपके पास मैग्नीट्यूड होगा एम एल का। ये वाली जो इसको काटेंगे इसकी जो होगी वो एम बी होगा, और ये जो इस वाली लाइन को आप काटेंगे ये आपके पास एम एस होगा, सही है। एक्सट्रीम डिफरेंस ऑफ एम डब्ल्यू 0.4 फ्रॉम अदर स्केल्स। अब ये क्या कहता है, देखें ये जो आपने मोमेंट मैग्नीट्यूड यहाँ पे प्लॉट किया गया, ठीक है। ये आपने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ की है, डैश्ड लाइन, मैं इसको डॉट नहीं बोलूंगी क्योंकि डॉटेड ये है आपके पास, ये जो आपके पास डैश्ड लाइन है, इस डैश्ड लाइन को आपने एज अ डायगोनल ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अब देखें जहां पे आपकी इस ब्लू लाइन ने इस एम एल को, लोकल को या रेक्टर को काटा है, उसको आपने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया, और इस डैश लाइन को जहां पर इसने काटा उसको आपने एक्सटेंड कर दिया, और दोनों के दरमियान जो आपका डिफरेंस आ रहे हैं, तो कहते हैं ये डिफरेंस आपके पास कितना है, एक्सट्रीम डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है 0.4 फ्रॉम अदर स्केल्स आ रहे हैं, ठीक है। यानी इससे कम डिफरेंस हो सकता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता डिफरेंट स्केल्स से जब आप मेजर करेंगे। बात समझ आ रही है आपको। हाउएवर ये किसके लिए, मैग्नीट्यूड 7.5 के लिए। मैग्नीट्यूड 6 के लिए कहते हैं जब आप यही काम करते हैं तो ये देखिए एम एल वाली लाइन यहाँ पे काट रहा है इसको, और वो डैश लाइन यहाँ पे काट रहा है, ठीक है। कहाँ पे काट रहा है, नहीं यहाँ पे आपके पास जो मैक्सिमम डिफरेंस आ रहा है वो इस वाली के साथ आ रहा है, एम बी के साथ आ रहा है। यहाँ पे आपको देखें डैश लाइन का जो डिफरेंस है सबसे ज्यादा फासला किसके साथ था, वो एम एल के साथ था। और यहाँ पे आपके पास जो डैश लाइन है, ये डैश लाइन है बेसिकली, इसका सबसे ज्यादा डिफरेंस डॉटेड लाइन के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि आपके पास जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है, अगर ये कहता है कि 0.4 है तो ये मे बी 0.3 हो या उससे भी कम हो। सो कहते हैं कि फॉर मैग्नीट्यूड मोमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ 6 एक्सट्रीम डिफरेंस ऑफ एम डब्ल्यू फ्रॉम अदर स्केल्स रिड्यूसेस। तो कहते हैं कि जैसे जैसे आपका मैग्नीट्यूड कम होता जाता है आपका जो डिफरेंस है वो स्केल्स के दरमियान वो भी कम होता जाता है, और मे बी के 5 के ऊपर आपके सारे स्केल्स एक ही रीडिंग दे दें, ठीक है। ये मैंने वैसे ही आपको जनरली एक एग्जांपल दिया, ये ना हो कि आप 5 के ऊपर उसको प्लॉट करना शुरू कर दें। तो कहते हैं कि एटीन्यूएशन रिलेशनशिप्स क्या चीजें, पढ़ लेते हैं। Strong motion attenuation equations are empirical equations that can be used to estimate the values of strong motion parameters. For example, peak ground acceleration (PGA), velocity, peak ground velocity, and peak ground displacement, duration of earthquake, intensity, peak spectral acceleration, etc. ठीक है, ये सब क्या है, ये देखो ब्रैकेट के अंदर ये है स्ट्रॉन्ग मोशन पैरामीटर्स ऑफ एन अर्थक्वेक। तो कहते हैं इनको एस्टिमेट करने के लिए जो आप एम्पेरिकल इक्वेशंस यूज करते हैं, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, एज अ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स लाइक मैग्नीट्यूड। जिस तरह आप खबरों में देखते हैं क्या देखते हैं कि जलजले का मैग्नीट्यूड कितना था रेक्टर स्केल पे, फासला कितना था डिस्टेंस फ्रॉम द फॉल्ट टू द साइट, और लोकल जियोलॉजी आमतौर पे खबरों में बताते हैं लेकिन आप जब कैलकुलेशन करते हैं तो आप इसको जहन में रखते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि एज अ फंक्शन ऑफ दीज थिंग्स आप उसको स्ट्रॉन्ग मोशन पैरामीटर्स को इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, दैट कैरेक्टराइज द अर्थक्वेक एंड द साइट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। सो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ व्हाट, एम आर एंड साइट। m क्या है, मैग्नीट्यूड है, r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द साइट टू द फॉल्ट, और साइट आपके पास उसकी जो जियोलॉजी है, ठीक है। वेयर y इज ग्राउंड मोशन पैरामीटर, ये जो आपने स्ट्रॉन्ग मोशन पैरामीटर्स देखे थे वो PGA हो सकता है, वो पीक स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन होता है, वो इंटेंसिटी कुछ भी हो सकता है, और ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सो attenuation relationships developed for a particular region cannot be used for other regions unless they have similar seismotectonic environment। कहते हैं एक इलाके के लिए आपने attenuation relationship बनाई तो उसको दूसरे के लिए मत यूज करें unless and until के दोनों की जो साइज्मोटेक्टोनिक एनवायरनमेंट है वो सेम हो, यानी कि नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स की अरेंजमेंट है वो भी सेम हो,
उनका जो फॉल्ट है वो भी सेम हो, उनकी जो साइज्मोलॉजी है वो भी सेम हो, ठीक है। तो तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक इलाके की एटेन्यूएशन दूसरे इलाके के लिए। तो ये आपको वो शो कर रहा है एटेन्यूएशन इक्वेशंस। कहते हैं एटेन्यूएशन इक्वेशंस इज अ पुअर टर्म, वी शुड कॉल देम ग्राउंड मोशन प्रिडिक्शन इक्वेशन। कहते हैं कि ये हम जनरल ग्राउंड मोशन प्रिडिक्शन इक्वेशन है कि हम इन इक्वेशन से ग्राउंड मोशन को प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। They describe the change of amplitude with distance for a given magnitude, usually but not necessarily a decrease of amplitude with increasing distance, ठीक है। कहते हैं कि मेक्सिको अर्थक्वेक के अलावा किसी अर्थक्वेक में इस तरह नहीं हुआ, जनरली जो बड़े अर्थक्वेक थे कि डिस्टेंस इंक्रीज होने के साथ साथ मैग्नीट्यूड बढ़ा हो, ठीक है। कहते हैं जैसे जैसे आपका डिस्टेंस ज्यादा होता है फॉल्ट से, उसी तरह उसका मैग्नीट्यूड कम होता जाता है। फॉलोइंग इज शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एटेन्यूएशन रिलेशनशिप्स। Here, emphasis is given on spectral acceleration attenuation relationships based on worldwide database in active shallow tectonic regions with a broad range of applicability, ठीक है। कर्नल एट al 1979 में उसने एक एटेन्यूएशन रिलेशनशिप दिया कि नेचुरल लॉग ऑफ पीजीए पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एम एल प्लस सी इंटू एल एन नेचुरल लॉग ऑफ आर प्लस 25। ये है आपके पास देखिए एटेन्यूएशन रिलेशनशिप, ठीक है। अब उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स क्या थे, ये देखिए वही कंटिन्यू है, ठीक है। वेयर पीजीए इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर, ए जो वहां पे कांस्टेंट था उसकी वैल्यू कहते हैं 6.74 होगी, बी की 0.859, सी की -1.8 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 0.57, ठीक है। एंड दिस इज डेवलप्ड फॉर ओनली वेस्टर्न यूएस यानी लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया साइट के लिए। No more than 7 records from one earthquake to avoid बाइसिंग results, ठीक है। 7 records लिए एक earthquake के लिए बाइसिंग से बचने के लिए। Records from basements of buildings और free field, कहते हैं कि ये नहीं है कि हमने बिल्डिंग के टॉप से लिए, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जैसे जैसे बिल्डिंग की हाइट बढ़ रही थी तो उसके रिकॉर्ड एम्पलीफाई हो रहे थे, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा था। तो कहते हैं हमने बेसमेंट से लिए ये रिकॉर्ड्स या फिर फ्री फील्ड जहां पे ये वायर लगे हुए थे जमीन के ऊपर इंस्ट्रूमेंट्स। एटेन्यूएशन रिलेशनशिप डेवलप बाय कर्नल फॉर वेस्टर्न यूएस, तो कहते हैं कि ये आपके पास वहां पे जब आपने वैल्यूज पुट की तो आपके पास ये इक्वेशन बनी, ठीक है। अच्छा जी एक एग्जांपल भी उसके ऊपर आ गई। कहते हैं अ बिल्डिंग इज टू बी कंस्ट्रक्टेड at 25 km distance away from a fault which can generate an earthquake of magnitude 7.7, ठीक है। जिस तरह का कश्मीर earthquake था 7.6, तो कहते हैं मुजफ्फराबाद में जहां पर फॉल्ट आपका हो उससे कहते हैं 25 किलोमीटर दूर आपने एक बिल्डिंग बनानी है। व्हाट इज द पीएचए दैट द बिल्डिंग वुड एक्सपीरियंस, ठीक है। पीक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो आपके पास कहते हैं उसमें जनरेट हो सकती है उस बिल्डिंग में, वो कितनी होगी, वो कहते हैं मुझे फाइंड करके दो। तो कहता है कि हमने जो पिछली स्लाइड के ऊपर इक्वेशन देखी वो हम निकालेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें, इसमें आपके पास r और आपके पास m होना चाहिए, ठीक है। m आपको गिवन है कितना 7.7, वो आपने इधर पुट कर दिया। r आपको गिवन है 25, वो आपने पुट कर दिया। तो आपके पास जब कहते हैं हमने लेटरल लॉ को इधर से हटाया इसको एक्सपोनेंट किया तो आपके पास 551 GL आपके पास आ गया। उसको कहते हैं 981 के ऊपर डिवाइड किया तो आपके पास जो 0.57 G एक्सेलरेशन एक बहुत बड़े कहते हैं आपके पास पीक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन उसमें जनरेट हो सकती है। तो देखें ये अब आपके पास आसान हो गया, किसने आपके लिए आसान किया, एटेन्यूएशन रिलेशनशिप ने, ठीक है। तो इसीलिए फिर ये एम्पेरिकल इक्वेशन जरूरी हो जाती हैं कि आप हर जगह तो रिगोरस एनालिसिस नहीं कर सकते, तो इसीलिए एटेन्यूएशन रिलेशनशिप होती है खास इलाके के लिए कि आप वहाँ पे उसकी साइट को ध्यान में रखते हुए और हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए आप ये जनरेट करते हैं, ठीक है, एटेन्यूएशन रिलेशनशिप्स उस खास इलाके के लिए। तो कहते हैं कमेंट करते हैं ऑन द स्टेटमेंट जनरली मेड दैट तरबेला डैम इज डिजाइंड फॉर लेट्स से मैग्नीट्यूड 12 अर्थक्वेक हो। एक जनरली मेड स्टेटमेंट है, ठीक है। तो कहते हैं इस पे कमेंट करते हैं द टाइटल स्टेटमेंट मेंशन्ड अबव इज टेक्निकली इनकरेक्ट,
कहते हैं ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ड्यू टू अ नंबर ऑफ रीजंस। फॉर एग्जांपल, occurrence of magnitude 12 scale has never been considered in seismology। मैग्नीट्यूड 12 का अर्थक्वेक कहता है कि कभी भी seismology में कंसिडर नहीं किया गया। सही है। Location of epicenter shall be explicitly mentioned while talking about magnitude of earthquake, since it is a horizontal ground acceleration that has a direct damaging effect on structures। Ground acceleration recorded in Peshawar due to 2005 Kashmir earthquake was 7.6, which was around 0.07 G। ये देखें जरा, कश्मीर अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कितना था 7.6 और पेशावर में एक्सेलरेशन कितनी थी 0.07 G। और अभी पिछली स्लाइड पे आप देखें मैग्नीट्यूड उसके कितना करीब है और वहां पे आपके पास कितना आया 0.57 G, यानी कि G की वैल्यू आप पुट करें 9.8 तो तकरीबन 5 मीटर पर स्क्वायर सेकंड की भी यहाँ पे एक्सेलरेशन जनरेट हो रही है और यहाँ पे 0.07 G, बहुत कम। ठीक है। However, one may expect higher acceleration if God forbid, अल्लाह बचाए, कहता है if an earthquake with magnitude 6 occur at चिराट fault, अगर कहता है कि चिराट जो कि पेशावर के बहुत ज्यादा करीब है, ठीक है, विच इज वेरी नियर टू पेशावर, अगर वहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड 6 का अर्थक्वेक आ जाए तो कहता है कि वो क्या होगा, इससे ज्यादा डैमेज होगा। ये जो आपके पास 7.6 था बहुत बड़ा अर्थक्वेक था, उससे कहते हैं ज्यादा डैमेज पेशावर में कैसे होगा, अल्लाह ना करे अगर मैग्नीट्यूड 6 का अर्थक्वेक आ गया चिराट फॉल्ट में। सॉइल कंडीशन इज येट अनदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर। क्यों? क्योंकि कहते हैं डिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है। सॉइल कंडीशन इज येट अनदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर दैट इन्फ्लुएंस द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक। रिकंसिडर द एग्जांपल ऑफ 1985। याद है आपको 1985 मैक्सिको अर्थक्वेक के आपके पास जो लोकल सॉइल थी उसने किस तरीके से वो दूर वाला 350 किलोमीटर दूर था वो अर्थक्वेक से, और वहां पे कैसे जो है तो तबाही मची थी। ठीक है। तो कहते हैं कि ये बहुत जनरली सेड इक्वेशन है कि तरपेला डैम जो है तो वो मैग्नीट्यूड 12 के लिए डिजाइन किया गया था। तो वीडियो 1 में आपके पास डिफरेंट किस्म की असाइनमेंट्स आई हैं, वही मैं आपको असाइनमेंट में भी दूंगा और वही आपने जो है तो सॉल्व करके सबमिट करें। डिस्कस द इम्प्लीकेशंस ऑफ वाइब्रेशन स्पेशली नॉइज टू कॉमन पीपल्स एंड दोज वर्किंग इन वेरियस इंडस्ट्रीज। तो ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। इन चीज़ों को आपने डिस्कस करें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और अच्छी हो जाए। सही है जी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ।